हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th में स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो अभी तक के हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें प्रेजेंटेशन पढ़ा है, उसमें डायग्रामेटिक पढ़ा है और हम लोगों ने पूरे थ्योरी टॉपिक्स पढ़ लिए। अब इन सारे थ्योरी टॉपिक्स को जब हम लोग इजिली ग्राफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ग्राफ्स हमें किस काम में आते हैं? तो ग्राफ्स हमें जो बड़े बड़े डायग्राम्स होते हैं उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहां पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां पे इंट्रोडक्शन से। ओके, डेटा प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ग्राफ्स। ठीक है, तो आपके पास जो भी डेटा है आप उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं भाई? मैथमेटिकल ग्राफ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, आर नोन एज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, अब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है उसके फायदे क्या है? हम लोग अब यहां से स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस, मतलब इसके फायदे क्या है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के। सबसे पहले ये एक तो अट्रैक्टिव होता है और दूसरा इंप्रेसिव होता है। देखने में ये बहुत ही अच्छा लगता है और आसानी से वो इंसान भी इसको समझ सकता है जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करी है, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव। ओके, ग्राफ्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव देन टेबल ऑफ फिगर्स। ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा हम लोगों ने टेबल बना दिया, बहुत सारे फिगर्स बना दिए, उससे अच्छा क्या करें हम लोग? इन सबको क्लब करके एक क्या कर दे भैया? एक ही छोटा सा क्या बना दे? ग्राफ बना दे, जो कि क्या करेगा? इन सब का तोड़ निकाल के दे देगा। ओके, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो 1000 वर्ड बोलने से अच्छा है कि एक पिक्चर बना दो। और पिक्चर भी किस में बनानी है भाई? हमें आज एक ग्राफ में पिक्चर्स बनानी है, ये बात हम लोग को याद रखनी है। ओके, नंबर 2, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपको सिंपल तरीके से क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ग्राफ में क्या करता है? आपकी बातों को इंप्लीमेंट कर देता है। ओके, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, ग्राफ्स हेल्प टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा। ठीक है, ग्राफ क्या करता है भाई? आपको हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए? सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, इट सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी। इसके कारण क्या होता है? आप टाइम भी बचा पाते हैं और आप एनर्जी भी अपनी बचा पाते हैं। ठीक है, अब बचाने का मतलब क्या है? आप एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे क्या कर देंगे? वेस्ट कर देंगे। तो उस एनर्जी को वेस्ट करने के जगह आपको क्या करना है? उसको यूज करना है। ये क्या करता है भाई? ये आपको ग्राफ करना सिखाता है। ओके, एनर्जी ऑफ बोथ द स्टैटिस्टिशियन एज वेल एज द ऑब्जर्वर। जो बना रहा है उसके साथ भी प्रॉब्लम है और जो देख रहा है उसके साथ भी ये एग्जैक्टली क्या है? प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने अभी क्या बात करी है? एडवांटेजेस की बात करी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यूजफुल इन कंपैरिजन। तो जो भी आपको डेटा दिया रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टीम्स है, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, फॉर एग्जाम्पल इंडिया। ओके, तो इन दोनों टीम के बीच में कंपैरिजन करना आसान है। इंडिया हमेशा ही क्या होगी? अच्छी होगी। ओके, तो ये क्या करता है? यूजफुल इन कंपैरिजन क्या करेगा? दो डेटा के बीच में कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा। ओके, ग्राफ्स प्रोवाइड इजी कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फेनोमेना। ठीक है, 1 2 3 4 जितने कॉन्सेप्ट है आप उस पर क्या कर सकते हैं? इजीली कंपैरिजन क्या कर सकते हैं? यहां पे कर सकते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेज। और क्या बताता है आपको? ये एक लोकेशन बताता है कि इस लोकेशन पे आप पर्टिकुलरली जा सकते हैं। ओके, कैसे? ग्राफ प्रोवाइड अ मेथड ऑफ लोकेटिंग, लोकेशन बताना। ओके, सर्टेन पोजिशनल एवरेजेस लाइक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स एक्सेट्रा, ये सब के कॉम्बिनेशन से आपको क्या बताता है? एक पोजीशन पे ले जाता है। जैसे मीन की बात करेंगे हम लोग तो वह एवरेज निकाल के दे देगा, मीडियन की बात करेंगे तो वो बीच में ला के दे देगा, मोड की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेगा भैया? वो यहाँ पे रिपीटेड फ्रीक्वेंसी कौन सी हो रही है, बार बार कौन सी चीज आ रही है उसकी बात यहाँ पे करेगा। क्वार्टाइल्स, किसी चीज को 4 इक्वल पार्ट्स पे हम लोग अगर बांटते हैं तो कौन सा डेटा आता है उसकी बात करेंगे हम लोग किसमें? क्वार्टाइल्स में। ओके, तो ये क्या करता है? आपको पोजिशनल एवरेज देने का काम करता है। नेक्स्ट बोलता है हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन। तो ये जो ग्राफ होते हैं ये आपको प्रिडिक्ट करने में, मतलब कि इन फ्यूचर क्या होना चाहिए, इसकी भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे
देता है। ओके, आगे क्या बोलता है यहाँ पे कि ये जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं ये बेटर वे में करेंगे। बेटर वे का मतलब ये होता है कि आपको प्रिडिक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारी की सारी बात करी किसकी, एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव की। फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग किस तरीके से इंप्लीमेंट करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, या ये करते क्यों हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे पहले बोलता है ये टू मेक कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल। ओके, जो भी कठिन, बहुत ही ज्यादा कठिन डेटा होता है उसको क्या कर देता है भाई, सिंपल वे में ये बताने का काम करता है। फॉर एग्जांपल यहां पे लिख दिया 2011 में 2.7 मिलियन टन्स वीट का प्रोडक्शन हुआ। ओके, 2012 में 3.9 मिलियन टन का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ। 2014 में मान लेते हैं 4.11 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ। तो ये इतना बड़ा जो डेटा है इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इनने बताया कि इसको लिखने का शॉर्टेस्ट वे है क्या, कि आप ग्राफ में इसको लिख दीजिए और सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये आपको देखने को मिल जाएगा। टू मेक कंपैरिजंस इजी, और क्या करेगा, जितनी भी डेटा है उसके बीच में क्या करेगा, ये कंपैरिजन करने में आपकी मदद करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट बोलता है टू चेक ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें अगर जो भी गलती हो गई है तो वो गलती को क्या करेगा, एराडिकेट करेगा, और आप एक्यूरेट डेटा क्या करेंगे यहां पे फाइंड आउट कर पाएंगे। टू मेक मोर पेनिट्रेटिंग एनालिसिस, बाकी कंपैरिजन से ज्यादा अच्छा क्या रहेगा हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने बात करी फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव की। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ग्राफ्स है वो होते कितने टाइप के हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि जो कठिन था डायग्राम, उससे भी कठिन था प्रेजेंटेशन, इन सबको क्लब करके हमने सबसे आसान तरीका निकाला है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ग्राफ। अब ग्राफ भी कितने टाइप के होते हैं अब हम लोग ये बात करेंगे। ओके, ये बोलता है कि ग्राफ जो है यहाँ पे दो टाइप के हो सकते हैं। पहला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, और दूसरा बोलता है टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरी आवाज थोड़ी सी कम रहेगी, मगर 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरे को वॉइस को क्या करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कम लोग होंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर हम लोग बात करते हैं हिसाब से क्या करना है, हम लोगों को इस्तेमाल करना है अपनी वॉइस को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब टाइम सीरीज या टाइम ग्राफ का मतलब क्या होता है, तो टाइम के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल कोई डेटा अगर 2008 में था और कोई डेटा 2018 में है, जाहिर सी बात है इसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। जैसे मान लेते 2008 में हमारी पॉपुलेशन 101 करोड़ थी, 2018 में ये आके मान लेते हैं कि 126 करोड़ हो जाती है फॉर एग्जांपल। तो ये क्या बता रहा है, टाइम के हिसाब से आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बताएगा। मतलब जो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ग्राफ, और वो डेटा जो क्या हो यूज के हिसाब से बढ़ाया जाए या कम किया जाए उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ओके, समझते हैं इसको। तो ग्राफ को कितने पार्ट में डिवाइड किया भैया हम लोगों ने, 2 पार्ट में। पहला क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या हो गया हमारा टाइम। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्या होता है, डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन आइटम और क्लास इंटरवल। डेटा जो है किस टर्म में दिखाया जाएगा, कोई ना कोई टर्म ले लो, ठीक है, टर्म ऑफ आइटम्स, या तो क्या ले लो यहाँ पे क्लास इंटरवल्स ले लो। अब ये क्लास इंटरवल क्या होती है भैया, जाहिर सी बात है हम लोगों ने बात करी थी लास्ट क्लासेस में लिमिट्स की, और लिमिट का मतलब होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का कॉम्बिनेशन। तो अगर डेटा फॉर एग्जांपल किस फॉर्म में दिया जाए, क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। टाइम सीरीज पे हम लोग आते हैं, क्या बोलता है, वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल आर रिकॉर्डेड विद द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम ऑफ इट्स अकरेंस। कब हुआ था, कैसे हुआ था, जैसे हम लोग बोलते हैं भाई आपका डीओबी बताइए, डीओबी का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो ये कभी ना कभी तो हुआ होगा ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि ये क्वेश्चन मार्क है इस पे, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब जो भी इंसान आपको दिख रहा है उसकी लाइफ की स्टार्टिंग कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो हुई होगी, और ऐसा डेटा को हम लोग क्या कहते हैं भैया, टाइम ग्राफ कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे।
अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो ये समझ में आ गया। ग्राफ दो पार्ट में डिवाइडेड है, फ्रीक्वेंसी और टाइम। अब जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने टाइप में डिवाइडेड है, बोलता है इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन आइटम और क्लास इंटरवल। जो भी डेटा होगा वो टर्म ऑफ आइटम्स या क्लास इंटरवल के फॉर्म में क्या करा जाएगा, शो किया जाएगा। इसमें सबसे पहले बोलता है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे। दूसरा क्या बोलता है, हिस्टोग्राम। तीसरा बोलता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फोर्थ बोलता है फ्रीक्वेंसी कर्व और लास्ट बोलता है ऑजीव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रीक्वेंसी कितने टाइप के हो गए भैया, ग्राफ 5 टाइप के। कौन कौन से, लाइन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व और ऑजीव। ओके चलिए अब एक एक को हम लोग, तो हम बात करने वाले हैं अब किसकी, कॉमन फॉर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स की, जिसमें सबसे पहला जो हम लोगों ने टाइप देखा था उसका नाम क्या था भाई, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग किस फॉर्म में शो करने वाले हैं, तो इसको हम लोग शो करने वाले हैं लाइन के फॉर्म में। बट जो ये डेटा है वो किस फॉर्म में रहेगा, यहाँ डिस्क्रीट फॉर्म में रहेगा। अब डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा हमेशा किस फॉर्म में दिया रहता है भैया, एक्स और एफ फॉर्म में दिया रहता है। और फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है भाई, अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में होती है। और x को यहां पे मैं क्या मान लूं भाई, सीरियल नंबर मान लूं। क्या मान लूं भाई, यहां पे सीरियल नंबर मान लूं। मतलब लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ में आपका जो डेटा है वो x एक्सिस और y एक्सिस पे दिया रहेगा और किस फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा। ओके, अब यहां पे हमें ये नहीं पता है कि अगर ग्राफ है तो कहां पे x लिखना है और कहां पे y लिखना है, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है, प्रॉब्लमैटिक है। ओके, मतलब कि ये जो है वो क्या है आपका x एक्सिस और ये जो है क्या है, ये यहाँ पे y एक्सिस। ओके, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, तो हम लोगों ने अभी समझा फ्रीक्वेंसी ग्राफ विद द हेल्प ऑफ लाइन। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की हम लोग बात करते हैं। क्या होता है, यूज टू रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ। और एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपको क्या करना है भाई, फ्रीक्वेंसी का यूज करना है किस पे, ग्राफ पे, उसको क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आगे हम लोग बात कर रहे हैं हिस्टोग्राम की। ये बोलता है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल्स आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। ओके, अब वाई एक्सिस मतलब हमेशा ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा। चलिए, तो ये प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी ऑन द वाई एक्सिस, मतलब फ्रीक्वेंसी यहां आ जाएगी वाई एक्सिस पे और जो क्लास इंटरवल है तो वो किस पे आ जाएगा भैया, यहाँ पे किस पे आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व की। क्या बोलता है, अंडर दिस वर्टाइसेस ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर जॉइंड बाय अ स्मूथ कर्व। और इसको क्या करेंगे हम लोग, एक स्मूथ कर्व से क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। और जीव में क्या बोलता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेस देन एंड द मोर देन। अब ये लेस देन और मोर देन किस चिड़िया का नाम है, इसको पहले हम लोग समझ तो ले। चलिए ध्यान से समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उसका मैं उल्टा लिखने वाला हूं। लेस देन का मतलब क्या होना चाहिए भाई, किसी चीज की वैल्यू कम होना। बट यहां पे अपन लिखेंगे क्या, उल्टा। जैसे 10 लिखा, फिर मैंने लिखा 20, उसके बाद लिख दिया 200, उसके बाद लिख दिया 2000। अब ये लेस देन को लिख दिया है उल्टा। ओके, ऐसे ही मोर देन अगर मैं लिख रहा हूं तो जो मैं बोल रहा हूं उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो मोर देन में क्या हो गया, ये 200, तो फिर क्या लिख देंगे 160, फिर लिख देंगे 60, फिर लिख देंगे 5। ठीक है, लिख रहे हैं मोर देन, बट डेटा जो है वो कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और लेस देन में किस फॉर्म में है, असेंडिंग फॉर्म में। तो लेस देन और मोर देन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे ऑजीव कर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑजीव कर्व। चलिए अब हम लोग एक एक जो ग्राफ का प्रेजेंटेशन है उसको समझने की यहाँ पे अब कोशिश करने वाले हैं। ओके, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे Such graphs are used to depict discrete series। किसके लिए होता है, मेरे लिए discrete series को डिपिक्ट करने के लिए, मतलब उसको समझने के लिए। ओके, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और किसके थ्रू, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ के थ्रू समझने के लिए। ओके, प्रिपेयर करना है भाई हमें लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें जो वेट दिया गया है, इस वेट को मैं यहाँ क्या मान लूं, क्योंकि ये जनरली किस फॉर्म में दे दिया है आपको, सीरियल फॉर्म में दे दिया है। इसको यहां मान लेता हूं x, और यहां नंबर ऑफ दिया होने के कारण इसको मान लेता हूं यहां पे f, मतलब फ्रीक्वेंसी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी देखिए 4, 6, 9, 8, 18,
26 और 15। तो अपन लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखा था, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा भाई, अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में होगा, और हमेशा जो x होगा किस फॉर्म में होगा, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में या एक पर्टिकुलरली क्या सीक्वेंस में हमेशा ये होगा। ओके, तो अब देखते हैं 45 केजी के कितने बच्चे हैं भाई, 4 है। ओके, देखिए यहाँ पे 45 केजी के कितने हैं भैया, 4 लोग हैं। बट ध्यान से सुनिए, ये हो गया आपका ओरिजिन पॉइंट, मगर इसकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है भाई, 45 से। तो ये जो लाइन है जो गैप कवर कर रही है, इसको क्या बोलते हैं भाई, हम लोग किंग्ड लाइन कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं भैया, किंग्ड लाइन। जहां पे ओरिजिन से एकदम जो स्टार्ट हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो उसकी जगह पे आपको क्या बनानी पड़ती है भैया, किंग्ड लाइन बनानी पड़ती है। ये एग्जाम में आपको याद रखना है। ओके, तो 46 पे 6, 47 पे 9, 48 पे 8, 49 पे 18, 50 पे 26, 51 पे 15, ये सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनका वेट लगभग इतना है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्राफ को, देखिए पूरा, ये यहाँ पे सबसे लोवेस्ट, फिर देन हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट, फिर हाईएस्ट, ये मैक्सिमम, और ये फिर डिक्रीज हो गया। मतलब आपने क्या करा, एक लाइन के थ्रू पूरे डेटा को क्या कर दिया, शो कर दिया। तो इसको बोलेंगे हम लोग भाई लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्या बोलेंगे भाई, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। मतलब लाइन तो है आपके पास, जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप किस में शो करने वाले हो, आप ग्राफ में शो करने वाले हो। किस में शो करने वाले हो भाई, ग्राफ में शो करने वाले हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे अब हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम होता क्या है, जहां पे डेटा आपको किस फॉर्म में दिया जाएगा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया जाएगा। ध्यान से समझिए, हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम क्या होता है, ग्राफ होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है। क्या दी जाती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन विच द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में दिया जाएगी भाई, लिमिट्स के फॉर्म में। और लिमिट क्या होती है, L1 और L2 आर प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस। बट ये बोल रहा है क्लास इंटरवल कहां होगा भैया, एक्स एक्सिस पे होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा। तो y पे क्या होगा भाई, तो ये बोल रहा है y पे जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। और कौन सा एक्सिस है ये, तो कौन सा एक्सिस है भैया, y एक्सिस है। ओके, चलिए अब बोलता है इक्वल क्लास इंटरवल आर गिवन। जनरली जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल होंगे, मतलब L1 और L2 के बीच में जो गैप है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जो मिड वैल्यू आएगी, किसके बाद आएगी मिड वैल्यू, तो L1 और L2 के प्लस करने के बाद आएगी। जनरली वो हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम टाइम इक्वल होगी। मैक्सिमम टाइम क्या होगी भाई, इक्वल होगी। ओके, इन केस ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज टेकन टू बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास। ओके, आगे ये बोलता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको पूरा का पूरा डेटा दिया गया है, यहाँ पे ये मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। अब ये जो ये दिया हुआ है 0, ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2, then L1, then L2, then L1, then L2, फिर L1, फिर L2, फिर L1, फिर L2, ठीक है ना। ओके, तो डेटा किस फॉर्म में दिया है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया है। इसके साथ आपको क्या दी गई है भाई, फ्रीक्वेंसी। देखिए 30, 45, 55, 60 और 35। देखिए फ्रीक्वेंसी की क्या क्वालिटी होती है, हमेशा क्या होनी चाहिए भैया, अप्स एंड डाउन्स में। ये देखिए बिल्कुल फ्रीक्वेंसी अप्स एंड डाउन्स में है। तो हमें समझ में आ गया, हिस्टोग्राम में जो डेटा है वो किस फॉर्म में होगा, क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगा। और उसके साथ क्या दी जाने वाली है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा आएगी वाई एक्सिस पे, और क्लास इंटरवल कहां आएगा, हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा। ओके, चलिए समझते हैं हम लोग। इसमें एक पूरा का पूरा हिस्टोग्राम ड्रॉ किया गया है, बट यहां देखिए गैप बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मतलब ये ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ 10, 20, 30, 40, 50। ओके, अब यहां पे सबसे पहला जो डेटा है वो किस पे आ गया भाई, 30 पे। ओके, आगे बढ़ते हैं 40 पे, आगे 50, आगे मान लेते हैं 55, फिर डाउनवर्ड जाएगा, फिर ये मतलब इनके बीच में कहीं से कहीं तक के कोई भी गैप नहीं है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिस्टोग्राम। क्या बोलेंगे भाई, हिस्टोग्राम। और जनरली ये जो डेटा होगा किस फॉर्म में दिया जाएगा भैया, बार के फॉर्म में दिया जाएगा। दिमाग नहीं चलाना, बार का मतलब वो एक चॉकलेट आती है ना इस तरीके से बार फॉर्म में, वो वाली बार, ठीक है ना। और ये बार जो है एक दूसरे से क्या रहेंगे भाई, इंटरकनेक्टेड रहेंगे। ये बार जो है क्या रहेंगे, हमेशा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो जिस्ट में हमें क्या समझ में आया कि डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में होगा और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी जो कि वाई एक्सिस पे शो होने वाली है, और जो क्लास इंटरवल हमेशा कहां शो होने वाला है, एक्स एक्सिस पे शो होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं इसी डेटा में मिड पॉइंट
गिवन होगा तो फिर उससे क्या होने वाला है, इसको समझते हैं हम लोग। बोलता है इफ द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आपको लिमिट भी तो चाहिए। लिमिट कैसे आएगी, L1 और L2 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो इसको मैं मान लेता हूं x, या क्या मान लेता हूं मैं इसको m। ओके, द मिड पॉइंट ऑफ द वेरियस क्लासेस आर गिवन इन द प्लेस ऑफ क्लास इंटरवल। अगर ऐसा हो जाए कि जो क्लास इंटरवल है जो कि L1 और L2 के फॉर्म में होता है, उसकी जगह क्या दे दिया जाए आपको, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट दे दिया जाए। देन these must first be converted into क्लास इंटरवल। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्लास इंटरवल में। तो अब ये अनोखा जादू होता कैसा है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको डेटा दिया गया है x, और x का या m का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। कैसे आएगा, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। डेटा क्या दिया है आपको, x में 2.5, फिर दिया मान लेते हैं 7.5, फिर दिया है 12.5, और फिर क्या दिया हुआ भैया 17.5 दिया हुआ है। ओके, अब ये हो गई x की वैल्यू। आपको निकालना क्या है, L1, और क्या निकालना भैया L2। ओके, इसके लिए क्या करें, तो हम इनके बीच में गैप्स देख लेते हैं। कितने का गैप है भाई, 5 का। 5 का निकाल दो एवरेज। 5 का एवरेज कितना आएगा भैया 2.5। L1 निकालने के लिए, मतलब लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करो भाई, L1 निकालने के लिए कर दो माइनस, और L2 निकालने के लिए कर दो क्या भैया, प्लस। कर दिया, तो 2.5 में से अगर 2.5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, ये बन गया हमारा L1, और 2.5 में 2.5 ऐड कर देंगे तो बन गया L2। कितना आ गया भैया 5, अप टू सो ऑन। ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, ये 25 हो गया भैया हमारा सॉल्यूशन पूरा का पूरा, हाँ या ना। चलिए यहां पे हम लोगों को बस थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है भाई, कि यहां पे जो L2 होगा ये दूसरे वाले L1 के बराबर होना जरूरी है। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको कहेंगे हम लोग एक्सक्लूसिव वे। क्या बोलेंगे, और स्टैटिस्टिक्स में एक्सक्लूसिव वे ही सही होता है, बाकी सब जो होता है वो क्या होता है, गलत होता है। और जो गलत होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंक्लूसिव वे। क्या बोलते हैं भाई, इंक्लूसिव वे। ओके, तो यहाँ पे ये जो मिड पॉइंट दिए गए हैं इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, चलिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा उसका सॉल्यूशन करा है। In the given example, we are given the midpoint, so we need to convert the midpoint into class interval. Okay, ये जो midpoint दिया था भाई, ये 150, 160 ये midpoint थे। अब जब हम लोगों ने L1, L2 में कन्वर्ट किया तो कितना है 145, 155। कैसे आया इसको हम लोग समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया, यहाँ पे 150 है। कितनी है x की वैल्यू, 150 है। और यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें तो कितनी दी है 160। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है भैया, 10 का। 10 का एवरेज निकाल दिया, कितना आ गया 5 आ गया। 5 को L1 निकालने के लिए माइनस कर दो, और L2 निकालने के लिए क्या कर दो भैया, प्लस कर दो। 150 में से अगर माइनस हो जाएगा 5 तो कितना आ जाएगा भाई, L1 की वैल्यू 145, और L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 155। देखिए बिल्कुल सही है, 145 और 155। और ये क्या दी है, तो ये दिया भैया फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की क्या क्वालिटी होती है, कि वो हमेशा होनी चाहिए अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में। चलिए तो ये हमारा पूरा का पूरा डेटा दिया है, बट हिस्टोग्राम जो बनाना है विद द हेल्प ऑफ क्या बनाना है, तो वो बनाना है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट के हिसाब से। ओके, अब हम लोगों को बोलता है आगे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब ये इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है भाई, पहले हम लोग समझते हैं। इंक्लूसिव का मतलब होता है, जो एक्सक्लूसिव नहीं है उसको इंक्लूसिव बोलो, मगर क्वालिटी भी तो समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये जो L2 है पहले वाले क्लास इंटरवल का दूसरे वाले क्लास इंटरवल के बराबर होना चाहिए, तब जाके ये क्या होता है भाई, ये होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है, आपको बोलता है, आपको डेटा दिया है इंक्लूसिव में, जो कि अपने आप में क्या है, गलत है। तो गलत को क्या करना पड़ेगा, हमें सही करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग समझते हैं कि सही कैसे करना है। ओके, तो क्या करें, तो ये जो L2 दिया है पहले वाले क्लास इंटरवल का और दूसरे वाले L1 का जो डिफरेंस दिया हुआ है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंस है 1 का निकाल दो एवरेज। ये कितना आ गया भैया 0.50। इस 0.50 को L1 में क्या कर दो भाई माइनस, और L2 निकालने के लिए क्या कर दो यहाँ पे प्लस। तो अगर ये प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो इंक्लूसिव वे जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एक्सक्लूसिव वे में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहां समझते हैं क्या दिया हुआ भैया, L1
1, L2 क्या दिया हुआ है 10, और 10 और 11 के बीच में गैप है, कितने का गैप है भैया 1 का गैप है। समझो इसको, यहां पे दिया है 1 और ये दिया है 10, गलत दिया है क्योंकि ये 11 दिया है और ये 20 दिया है। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है 1 का गैप है। 1 का क्या निकाल दो एवरेज, कितना आ जाएगा 0.50। 0.50 को 1 में से माइनस कर दो, ठीक है भाई, तब क्या आ जाएगा मेरा L1 आ जाएगा। तो कितना आएगा भाई साहब 0.50, देखिए 0.50 आ रहा है। और L2 निकालने के लिए क्या कर दो भाई साहब, L2 निकालने के लिए क्या कर दो प्लस कर दो, तो प्लस कर दिया भाई। 10 में अगर प्लस कर दिया 0.5 तो कितना आ जाएगा 10.5। मतलब इंक्लूसिव इज इजीली कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो इंक्लूसिव किस में कन्वर्ट हो गया है भैया, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको कैसे पता चला कि ये सही है, चलिए देखते हैं। ये लिखा मैंने L1, ये लिखा मैंने L2, ये हो गया कितना भैया 0.5, ये कितना हो गया 10.5। अब इसके बाद यहां पे जो L1 है वो भी कितना होना चाहिए 10.5। ये देखिए 10.5 सही है, 20.5 सही है, 30.5 सही है, उसके बाद क्या सही है भाई, मतलब गैप नहीं है, तो ये एक्सक्लूसिव बिल्कुल सही दिया हुआ है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। 10, 14, 20, 12, 4 अप्स एंड डाउन्स में बिल्कुल सही दी गई है। तो इंक्लूसिव को किस में कन्वर्ट करिए भाई आप लोग, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को समझते हैं होता क्या है। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज एन अल्टरनेटिव टू हिस्टोग्राम। अगर हिस्टोग्राम आप सही से नहीं बना पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो इसका एक अल्टरनेटिव गिवन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एंड इट आल्सो डिराइव फ्रॉम हिस्टोग्राम इटसेल्फ। और आप चाहे तो हिस्टोग्राम से भी पॉलीगन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, द फॉलोइंग डेटा शोज नंबर ऑफ रूम्स इन 64 हाउसेस ऑफ अ कॉलोनी कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, ये रूम नंबर दिए गए हैं और नंबर ऑफ हाउसेस की बात करते हैं। ठीक है ना। ओके, अब ये रूम नंबर दिए हैं और ये हाउसेस दिए गए हैं अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हमें एक नॉर्मल सा डेटा दिया गया है। ओके, अब हम लोग इसको यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टार्टिंग ये होता है बिल्कुल ओरिजिन से, ओरिजिन से ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है। ये आता है 1 पे, ये आता है 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, और ये एंड जो है इसकी कहां पे हो जाती है 7 पे हो जाती है। ओके, अब यहां देखिए, चलिए तो हम लोगों ने क्या बोला, ये स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पहले कोई ना कोई डेटा होगा और इसके बाद में भी कोई ना कोई डेटा होगा, इसीलिए इसको स्टार्ट भी करा गया है ओरिजिन से और एंड भी करा गया है नेक्स्ट वैल्यू पे। तो जब हम लोग डॉट्स को जोड़ते हैं दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या कहलाता है भैया, डॉट्स को जोड़ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाता है। ओके, बोलता है द फॉलोइंग इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। On the basis of this information construct a histogram and convert। हिस्टोग्राम बनाइए पहले और इसको क्या करना है फिर आपको कन्वर्ट करना है। चलिए, तो ये जो डेटा दिया गया है ये देखिए, ये क्या है भाई, एक्सक्लूसिव है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि भैया ये जो 30 है अगले वाले 30 के बराबर है, एक्सक्लूसिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे अगर हम लोग इस डेटा को देखते हैं तो 15 के बाद 25, 25 के बाद 7, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सही है। कैसे, क्योंकि ये है अप्स एंड डाउन्स में, किस फॉर्म में दी गई है, अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में दी गई है। ओके, चलिए अब हम लोगों ने कन्वर्ट किया हिस्टोग्राम को किसमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। तो हम लोगों ने क्या करा भैया, हिस्टोग्राम को जोड़ दिया। कैसे हिस्टोग्राम जुड़ता है, तो मैंने कहा था आपको, एक बार से दूसरे बार को, तीसरे बार से चौथे बार को जोड़ देने को क्या बोलते हैं भाई, हिस्टोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। और जब इसके मिड पॉइंट को हम लोगों ने जोड़ दिया तो ये कहेगा क्या, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या कहने वाला भाई इसको, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मान लेते हैं कि हो गया 15, तो अब ये कितना हो गया भाई 25, इनके बीच में क्या हो गया ये 35, ये क्या हो गया यहाँ पे 45, ये कितना हो गया यहाँ पे 55, ये कितना हो गया यहाँ पे 65, और ये यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 75। तो हम लोगों ने क्या करा, हिस्टोग्राम को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। किसमें कन्वर्ट कर दिया भाई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोलता है
फोर्थ पॉइंट की बात करता है फ्रीक्वेंसी कर्व की। अब क्या करना है हम लोगों को, कर्व में चीजों को शो करना है। चलिए, when the vertices of the frequency polygon are joined, जब ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के जो वर्टाइजेस है उनको ज्वाइन किया जाए बाय अ स्मूथ कर्व, किससे जोड़ना है भाई, एक स्मूथ कर्व से, द रिजल्टिंग फिगर इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व। जो फिगर आएगा उसको क्या बोलना है, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी कर्व बोलना है। क्या बोलना है भाई, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो एग्जाम्पल हम लोग इसको देखते हैं भाई कि ये हमारा जो क्लास इंटरवल देके रखा है वो सही है कि नहीं है। चलिए, ये 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव वे में है, पहले वाले का L2 दूसरे वाले L1 के बराबर है। ओके, चलिए अब हम लोग इसका डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं भाई। तो सॉल्यूशन क्या है भाई इसका, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये कहां से स्टार्ट हुआ, तो ये -5 से स्टार्ट हुआ। ओके, अब ये आगे बढ़ता है, ये हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मतलब ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 15, ये 25, ये कितना हो जाएगा भाई 35, ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 55। अब आगे जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 65। तो हम लोगों ने क्या बोला इसको, फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बोला, फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हिस्टोग्राम, पॉलीगन, और अब हम किस पे आ गए भाई, फ्रीक्वेंसी कर्व पे आ गए। किस पे आ गए भाई, फ्रीक्वेंसी कर्व पे आ गए हैं। तो याद रखना है कि क्लास इंटरवल जो है वो हमेशा किस पे होगा भाई, y एक्सिस पे नहीं होगा, किस पे होगा, x एक्सिस पे होगा। क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे तो आप क्या रखने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी। ओके, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ओजीव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की। ओजीव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेस देन एंड द मोर देन टाइप। लेस देन जो बोला जा रहा है उसका उल्टा होता है, जनरली क्या होना चाहिए, लेस देन में चीजें कम होनी चाहिए। बट जब डेटा होता है वो किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे असेंडिंग फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, असेंडिंग फॉर्म में। तो अगर लेस देन बोला गया है तो डेटा होगा असेंडिंग फॉर्म में, और अगर मोर देन बोला गया है तो डेटा कैसे होगा, डिसेंडिंग फॉर्म में होगा। तो इसको याद कर लो भैया, लैम्ड। क्या याद कर लो, लैम्ड याद कर लो। क्यों लैम्ड याद कर लो, लेस का मतलब असेंडिंग और मोर का मतलब डिसेंडिंग। एग्जाम में गलती हो जाती है भाई, बट सर अगर ये असेंडिंग डिसेंडिंग दिया है तो ये तो गलत दिया हुआ है, क्या करें फिर इसको सही करने के लिए, तो एक काम करो ना भाई, क्या डिडक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, डिडक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेटा लेस देन फॉर्म में दिया है और असेंडिंग दिया हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20, 24, 30, 36, 46, एक काम करो, सबसे बड़ी वाली कौन सी है भाई, 46। 46 में से 36 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भैया 10। 36 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 6। 30 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 6, और 24 में से 20 जाएगा बचेगा 4। इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 0 0 0। 20 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 0। देखिए ये वैल्यू किस में आ गई भाई, हमारी अप्स एंड डाउन्स के फॉर्म में आ गई। तो ये जो चेंज आता है आपका डेटा में, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आप क्या करें, डिडक्शन लगा ले। ओके, तो हम लोग आ रहे हैं अब ओजीव पे। कॉम्बिनेशन होता है लेस देन का और मोर देन का। द कर्व ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ इज नोन एज, क्या कहलाएगा भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेस देन ओजीव एंड द मोर देन ओजीव। ठीक है, यहां पे एक नॉर्मल डेटा दिया गया है जिसमें आपको क्लास इंटरवल दी गई है। ये इसको L1 मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं L2, और नंबर ऑफ पीपल लिखा होने के कारण इसको मैं मान लेता हूं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। क्या मान लेता हूं भैया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लेता हूं। ठीक है, अब इस डेटा को कन्वर्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, तो एक बात याद रखिए, जब भी लिखा हुआ हो लेस देन, तो डेटा जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा L2 का। ठीक है, और जब भी लिखा गया है मोर देन तो डेटा दिया जाएगा L1 का। मतलब ये 20 के पहले कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा भैया 10। 30 के पहले कुछ नहीं है तो 20, ये इसके पहले क्या हो जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा भैया 60। ओके, अब यहाँ डेटा देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया। डेटा हमेशा कैसे होता है भाई, अप्स एंड डाउन्स में होता है अगर फ्रीक्वेंसी होती है तो। बट यहाँ पे डेटा देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है, जो कि गलत तरीका है। बट ओजीव है इसीलिए ये सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि क्या है भैया, ओजीव है इसीलिए इसको सही मानना जरूरी है। चलिए, फॉर डिपिक्टिंग द लेस देन ओजीव
curve above frequency distribution has to be converted into less than form। ओजीव में इसको मालूम करना है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं किस फॉर्म में भैया, लेस देन के फॉर्म में कर दे रहे हैं भैया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग मैनर, ओके। अब ऐसे ही हम लोग कन्वर्ट करते हैं इसको किसमें, ग्राफ में, ओके। चलिए, तो ये कहां से स्टार्ट हो रहा है भैया, 6, 5, 25, 40, 50 और 60, मतलब कुछ ये इस तरीके से जाएगा, ठीक बात है, ओके। तो ये हो गया आपका काय का, लेस देन का फॉर्मेट, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब हम लोग बात करते हैं भैया मोर देन और अचीव की। तो मोर देन में क्या होगा, जब मैं बोल रहा हूं उसका उल्टा होगा। मोर देन में होना चाहिए बढ़ता हुआ नंबर, बट होगा क्या इसमें, घटता हुआ नंबर। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोल दिया भैया, एमडी मैकडॉनल्ड्स बोल दिया यहाँ पे। तो जब भी मोर देन की बात हो तो डेटा कैसा होना चाहिए, हमेशा डिसेंडिंग फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, डिसेंडिंग फॉर्म में, ओके। बोलते हैं कंस्ट्रक्ट अ मोर देन ओजीव फ्रॉम द डेटा गिवन इन द एग्जांपल, ओके। टू कंस्ट्रक्ट द मोर देन ओजीव द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी कन्वर्टेड इनटू मोर देन क्यूमुलेटिव। किसमें कन्वर्ट कर दो आप भैया, मोर देन क्यूमुलेटिव में इसको कन्वर्ट कर दो, एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए, मैंने कहा था आपको लेस देन में L2 दिया जाएगा, तो मोर देन में L1 दिया जाएगा भाई, L1 ये दे दिया, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो ये पूरा जो डेटा है वो काय का दिया हुआ है, आपको L1 का दिया हुआ है, ओके। और आपको यहाँ पे जो डेटा दिया गया है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, डिक्रीजिंग फॉर्म में दिया हुआ। किस फॉर्म में दिया हुआ भैया, डिक्रीजिंग फॉर्म में दिया है, ओके। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसका हम लोग पूरा डेटा देखते हैं, ओके। तो ये पूरा का पूरा डेटा दिया हुआ है जिसमें ये डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है, डिक्रीजिंग फॉर्म में जा रहा है, ओके ना। चलिए, तो यहां तक की चीजें हमें समझ में आ चुकी है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो ये बोलता है ड्रॉ लेस देन एंड मोर देन ओजीव। अब लेस देन और मोर देन को क्या कर दो, दोनों को मिला दो, ओके। फिर क्या बोलता है, फॉर डिपिक्टिंग द लेस देन एंड मोर देन ओजीव कर्व्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू लेस देन एंड मोर देन क्यूमुलेटिव। तो आपको जब भी आपको ओजीव बनाने को कहा जाए तो आपके पास जो नॉर्मल डेटा दिया गया है उसको आप कन्वर्ट करें। किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो लेस देन और मोर देन के कॉम्बिनेशन में क्या करें, इसको कन्वर्ट करें, ओके। चलिए, यहां समझते हैं हम लोग दोनों के कॉम्बिनेशन को। ये देखिए, ये लेस देन है, डेटा असेंडिंग में होगा, ये देखिए डेटा पूरा असेंडिंग में। ये मोर देन है तो डेटा किस में होगा भाई, डिसेंडिंग फॉर्म में होगा, ठीक है ना। चलिए, यहां तक की चीजें हमें समझ में आ गई। तो ये हो गया लेस देन और ये क्या हो गया भाई, मोर देन हो गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसके थ्रू जो हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, इसमें ये जो है आपका कौन सा, डिक्रीजिंग वाला, मतलब मोर देन। और ये कौन सा हो गया भाई आपका, लेस देन। ये कौन सा वाला है, इंक्रीजिंग, मतलब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और ये क्या हो रहा होगा भैया, ये तो मान लेते हैं नीचे से ऊपर जा रहा तो असेंडिंग है, तो ये क्या हो रहा होगा, डिसेंडिंग हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, हाँ या ना। चलिए, तो अब ये पॉइंट निकालना था हमें, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या निकालना था भैया, हमें यहाँ पे दोनों का मीटिंग पॉइंट निकालना था हमें। चलिए, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग बात करेंगे टाइम ग्राफ की, ओके। इसको हम लोग अरिथमेटिक लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। समय के हिसाब से जो ग्राफ बनाया जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे टाइम ग्राफ बोलेंगे। इजी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जो ईयर के हिसाब से काम करे उसको हम लोग बोलते हैं टाइम लाइन ग्राफ, ओके। When the values of variable are recorded with the respect to the time of its occurrence, कब हुआ है उसके हिसाब से अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग भाई, टाइम सीरीज ग्राफ बोलेंगे, ओके। देन द अरेंजमेंट इज नोन एज टाइम सीरीज। और जो अरेंजमेंट बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, टाइम सीरीज। क्या बोलने वाले हैं भाई हमारे इसको, टाइम सीरीज। अब इसमें आते हैं सबसे पहले हम लोग वन वेरिएबल ग्राफ पे। बोलता है जो डेटा वन वेरिएबल में दिया होगा उसको वन वेरिएबल ग्राफ कहेंगे। इफ ओनली वन वेरिएबल इज टू बी शोन, क्या करना है, सिर्फ वन वेरिएबल को शो करना है। देन टाइम इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। टाइम कैसे शो करेंगे हम लोग, हमेशा एक्स एक्सिस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमेशा टाइम शो करेंगे, मतलब ईयर 2012, ईयर 2022, ईयर 2025 अप टू सो ऑन, ओके। वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस, जो बाकी वैल्यू बचेगी वो कहां पे शो करना है हमें, तो वो हमें करना है किस पे, वाई एक्सिस पे। किस पे करना है भैया, वाई एक्सिस पे करना है, ओके। चलिए, तो हम लोग इस टेबल को देखते हैं। ये बोलता है द फॉलोइंग टेबल शोज सीमेंट प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री बिटवीन 11 एंड 16। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल टाइम सीरीज, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ ईयर्स दिए गए हैं और उनका यहाँ पे क्या करा गया हुआ है भाई, डेटा भी दिया हुआ है। और वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, सिंगल फॉर्म में दिया हुआ।
तो यहाँ पे जो ईयर दिए गए हैं वो इंडिविजुअल दिए गए हैं, अकेले अकेले ईयर दिए हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वन वेरिएबल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, वन वेरिएबल। मतलब जब ईयर और डेटा एक ही बार दिया जाए तो उसको क्या बोलना है, वन वेरिएबल। ठीक है, बट कौन सा वन वेरिएबल, तो टाइम का वन वेरिएबल है यहाँ पे। ओके चलिए, तो अब इस वन वेरिएबल के हिसाब से हम लोगों ने जब ड्रॉ करा तो एक्स एक्सिस पे जो है वो हमारे ईयर आ गए और वाई एक्सिस पे जो है वो क्या आ गया, फॉर एग्जांपल हमारा टर्नओवर आ गया, और इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हो गया हमारा वन वेरिएबल ग्राफ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब यहां बात करेंगे हम लोग फॉल्स बेस लाइन की। तो फॉल्स बेस लाइन का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। द स्केल ऑफ वाई एक्सिस शुड बिगिन फ्रॉम जीरो, हाउएवर इफ द गैप बिटवीन जीरो एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो जीरो है उसके बीच में अगर गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, वेरिएबल इज लार्ज एंड दिस रूल इज स्ट्रिक्टली फॉलोड। जब ऐसा हो जाए तब जाके आपको क्या करना है, ये रूल को फॉलो करना है। देन कर्व वुड बी वेरी मच पुल्ड अप, मतलब इस जगह से वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स बेसलाइन। क्या बोलते हैं भाई, फॉल्स बेसलाइन, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो इसके कारण जो ओरिजिन का पॉइंट है उससे क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ओके चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एडमिशन इन सेंट्रल स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स, प्लॉट द डेटा विद द सुटेबल ग्राफ। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए था भैया जीरो से, ईयर 2010 में ये स्टार्ट हो रहा है 110 से, गैप कितने का आ रहा है, जीरो से लेके 110 का गैप आ रहा है, ये बहुत बड़ा गैप है तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर अप टू सो ऑन डेटा बढ़ रहा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जीरो से यहां होना चाहिए और सीधे यहां पे किससे है भाई, 110 से स्टार्ट है। ओके, अब यहां पे देखते हैं हम लोग, तो यहां पे ये जो है, जो गैप दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे भैया हम लोग, फॉल्स गैप लाइन को बोलेंगे। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, फॉल्स बेस लाइन। क्या बोल सकते हैं भैया हम इसको, फॉल्स बेस लाइन। जब ओरिजिन से डेटा बहुत ज्यादा दूर हो तब क्या क्रिएट करना है आपको, तो क्रिएट करना है यहाँ पे फॉल्स बेस लाइन क्रिएट करना है। ये बात हमें एग्जाम तक के याद रखना जरूरी है। अभी हम लोग बात कर रहे थे सिंगल वेरिएबल की, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, टू वेरिएबल्स की। मतलब जहाँ पे डेटा एक से ज्यादा सालों का दे दिया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टू वेरिएबल्स। क्या बोलने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, टू वेरिएबल्स। ओके, क्या बोलता है, टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ, व्हेन टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ आर शोन ऑन द सेम then it is preferred to use different types of lines. Example, a dotted line, a broken line और a thick line. मतलब जब गैप आ जाएगा, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल आएंगे तो आपको डॉटेड लाइन शो करना है, ब्रोकन लाइन शो करना है, या तो क्या करना है, thick line शो करनी है। ओके, the following table shows the values of import and export of a firm between 2010 to 2016. प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टाइम सीरीज ग्राफ। जैसे 2010 की बात करें तो यहाँ पे इंपोर्ट जो दिया है लगभग ये 1200 क्या दिया हुआ है भाई, मान लेते हैं लैक्स में, टन्स में, ये कुछ कुछ दिया हुआ है डेटा, और यहाँ पे ये 2200 टन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है भैया, इंपोर्ट, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग को याद रखना है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है भाई, ये देखिए 1800, फिर ये बढ़ जाता है 3000। तो इस तरीके से जो है हमें क्या दिया हुआ है, अलग अलग डेटा दिया हुआ है अलग अलग ईयर्स का। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस डेटा को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फॉर्म में। किस फॉर्म में भैया, तो ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दो। चलिए कर देते हैं भाई हम लोग। तो इन लोगों ने कहा कि एक को हम लोग एक्सपोर्ट और एक को हम लोग इंपोर्ट शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एक्सपोर्ट मान लेता हूं तो इसको क्या मान लिया मैंने यहाँ पे इंपोर्ट, बट दोनों को ही एक ही ग्राफ में क्या कर दिया, शो कर दिया। मतलब 2011 में, 2011 में ये हुआ एक्सपोर्ट, ये हुआ होगा इंपोर्ट। तो इस तरीके से एक ही साल में जब दो दो डेटा की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टू और मोर वेरिएबल के ग्राफ। क्या बोलते हैं भाई, टू और मोर वेरिएबल्स के ग्राफ। तो वन के बाद हम लोग आ गए किस पे, टू और मोर वेरिएबल्स पे। अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी आप ग्राफ बना रहे हैं उसकी कोई लिमिटेशन तो होगी,
हर जगह हर तरीके का ग्राफ तो आप नहीं बना सकते। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के लिमिटेशंस की। ओके, क्या बोलता है इसमें, द लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1, लिमिटेड एप्लीकेशन। अगर मान लेते हैं किसी को पता ही नहीं है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, तो अब ये पता ही नहीं है तो आप ग्राफ नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भैया ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है। जब पता ही नहीं है तो आप कंस्ट्रक्शन यहां पे नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो पहली डिफिकल्टी क्या आ गई कि इसका लिमिटेड एप्लीकेशन है, जिसको नॉलेज है सिर्फ वही इसको बना सकता है, अदरवाइज इसको बनाना थोड़ा सा जस्ट एक इम्पॉसिबल केस है। दे आर इंटेंडेड मोस्टली टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव फैक्ट्स टू द जनरल पब्लिक। ये हमेशा क्वांटिटेटिव फैक्ट्स बताएगा, मतलब डेटा को नंबर्स के फॉर्म में शो करेगा, ना कि क्वालिटेटिव फॉर्म में शो करेगा। और हमें पता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें डेटा हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है, ना कि क्वालिटेटिव फॉर्म में। नंबर 2, मिसयूज इज पॉसिबल। कोई भी इसमें अपनी मन से कुछ भी कलाकारी कर सकता है और इसको डिटेक्ट करना क्या हो जाएगा, बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। अ स्मॉल चैलेंज और एरर इज मेजरमेंट ऑफ स्केल में क्रिएट लार्ज डिफरेंसेस इन द शेप ऑफ ग्राफ। अगर थोड़ा सा भी आपने चेंज कर दिया, एरर ला दिया, तो पूरा ग्राफ जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे चेंज हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव की। तो ये ग्राफ और सब्जेक्टिव इन कैरेक्टर, देयर इंटरप्रिटेशन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये हर पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है, उसके हिसाब से ग्राफ जो है वो हर अपने अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जिसका जैसा नेचर होगा वो उस हिसाब से उस ग्राफ को क्या करेगा, यहाँ पे इंटरप्रेट करने का काम करेगा। फोर्थ बोलता है लैक ऑफ एक्यूरेसी। हर कोई इसको एग्जैक्टली बना पाए एज इट इज, ऐसा बड़ा ही मुश्किल है। ओके, तो ग्राफ डू नॉट रिवील द एक्यूरेसी ऑफ data, they only show the fluctuation of data। क्या शो करेगा, हमेशा fluctuation of data। okay, hence they cannot be used to test the accuracy of the data। और क्या करेगा, आपके जो डेटा की एक्यूरेसी है उसको यहां पे ये चेक नहीं करेगा। तो ये सारी की सारी हम लोगों ने बात करी यहां पे लिमिटेशंस की। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ये पढ़ा है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में कि पूरे जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी अब हम थ्योरी के फॉर्म में पढ़ रहे थे, उसको हम लोगों ने प्रेजेंट किया, डायग्राम में शो किया। अब उसको और स्पॉलिश फॉर्म में लेके आ रहा है, जिसको हम लोगों ने बोला ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओके, ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। और हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं, तो क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सभी बोर्ड के पूरे टीचर्स यहां पे अवेलेबल है और पूरा कंटेंट यहां पे अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं उन सब के कंटेंट यहां पे एफओसी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ क्या मिलने वाला है हमें, तो यहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करने को मिलने वाली है और सिलेक्शन का रेशियो जो है वो 100% होने वाला है। अब यहां काय की तैयारी होने वाली है, तो यहां नीट, क्लैट, जेडब्ल्यू, एआई, सीयूईटी और टीईटी की तैयारी होने वाली है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, सट से हमारी क्या करे भाई, वेबसाइट पे आए और हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें भैया, और चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।